यह है वंगला उत्सव। वंगला उत्सव गारो जाति मनाती है। इस वीडियो में हम गारो जाति को समझने की कोशिश करेंगे। गारो जाति मेघालय में रहती है, असम में रहती है और बांग्लादेश में भी रहती है। वंगला फेस्टिवल सालजोंग देवी माँ के ऑनर में मनाया जाता है। सालजोंग देवी माँ का रूप है सूरज। क्योंकि फल और फसल का देखभाल सूरज करता है, गारो जाति आशीर्वाद लेती है सालजोंग देवी माँ से। गारो जाति सालजोंग देवी माँ से आशीर्वाद कैसे लेती है? ये एक प्रक्रिया से गुजरता है। पहला, उत्सव से पहले एक मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। दूसरा, बलि के स्थान पर मुर्गे का खून छिड़काया जाता है। तीसरा, थोड़ी शराब मिट्टी में डाला जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही वंगला उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है। आज के दिन वंगला उत्सव को कल्चर के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, पर डीप में ये रिलीजियस है। यह उत्सव सालजोंग देवी माँ को अर्पित है। सालजोंग देवी माँ को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे पूर्वोत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में गारो जाति का क्रिश्चियनिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आम भारतवासियों को पता होना चाहिए। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे, उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ओपन सपोर्ट था। इसके बावजूद वहां रह रहे जातियों को क्रिश्चियन मिशनरीज सोल हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे। उनका हर एक मिशन फेल हो रहा था। हालत ऐसी थी, पूरे 25 सालों में सिर्फ 50 व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज मन बना ही चुकी थी कि उनको ये क्षेत्र छोड़ना है। तभी गारो जाति से अच्छी खबर आती है। सिर्फ 2 दिनों में 14 अप्रैल और 15 अप्रैल 1867 में 37 गारोस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं। चाचा भतीजा उमैद और राम के मोमिन पहले 2 व्यक्ति थे गारो जाति के बीच से जो सबसे पहले कन्वर्ट हुए थे। ओरिजिन के विषय पर हम 2 पैरामीटर में देखेंगे। पहला, ओरिजिन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस और दूसरा, ओरिजिन अंडर टाइम एंड स्पेस। पहले लेते हैं गारो जाति का ओरिजिन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गारो दर्शन के अनुसार ततरा रबुगा ने ही पृथ्वी को बनाया है। मतलब इस सृष्टि का रचयिता ततरा रबुगा है। ततरा रबुगा देवी सुसीमे को पृथ्वी में भेजते हैं। सुसीमे देवी माँ का कार्य था पृथ्वी में मानव जाति का निर्माण किया जाए। गारो दर्शन मानती है पुरुष शनि और महिला मुनि पहले मानव हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, नाम है गांचेंग और दुजोंग। उनसे फिर 2 बच्चे होते हैं, नोरो और मंडे। नोरो और मांडे ही गारो जाति के ओरिजिन है या पूर्वज हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आज की गारो जाति नोरो और मांडे के वंशज हैं। वहीं हम अगर ओरिजिन का विषय टाइम एंड स्पेस में देखते हैं, हम इतना ही कह सकते हैं, आज की गारो जाति का ओरिजिन तिब्बत से हुआ था। इससे ज्यादा हमें नहीं पता। ओरिजिन का विषय टाइम स्पेस में जातियों को ऐसे अंधेरी खाई में धकेल देती है, जातियों को पता नहीं होता वे कहाँ हैं और जाना कहाँ है। और जिन जातियों के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने पूर्वोत्तर भारत में कोशिश की है, पहला, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरा, इस कोशिश में हुआ कुछ नहीं, पर जातियां अंदर ही अंदर टूट गई है। वो जातियां नहीं रही जो सिर्फ 100 साल पहले हुआ करती थी। तीसरा, उन जातियों के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। यही कारण है हम गारो जाति के ओरिजिन टाइम एंड स्पेस में अपने आप को रोक रहे हैं। ओरिजिन पर ओवर इंटेलिजेंस होना वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है। एक कॉलोनियल हैंगओवर है। धार्मिक व भारतीय कंसेप्ट में ओरिजिन का विषय बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में होता है। इसलिए हमारे लिए गारो जाति का नोरो और मंडे से ओरिजिन का रिश्ता ये इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गारो जाति कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, क्यों आई, किस रास्ते आई, सबसे पहला कौन सा ग्रुप आया, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप आया। इन सब ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म एक्सरसाइज में एंगेज किया जाए। देवी देवताओं के फाउंडेशन पर ही समाज व जाति का गठन होता है। गारो जाति में भी कई देवी देवताएं हैं जो गाइड करती है और स्थिरता प्रदान करती है। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और ये टॉपिक हमने लिया भी नहीं है, इसलिए हमने गारो दर्शन में देवताओं और शक्तियों के बारे में बताया नहीं है। गारो जाति के मान्यताओं को, दर्शन को माइथोलॉजी कहना इंसल्ट है। एनिमिस्टिक कहकर डिफाइन करना इट शोज फुलिशनेस। कोई भी व्यक्ति अगर गारोस को एनिमिस्टिक कहता है, इसका मतलब है उसको कुछ नहीं पता है। गारो दर्शन के फ्रेमवर्क में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा है, कनेक्टेड है।
एग्जाम्पल के तौर पर सूरज के चंद्रमा से कनेक्शन है, फिर इसी कनेक्शन को गारोज के बीच बिठाया जाता है और ये एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती है, ना कि इंटेलेक्ट बुद्धि को। गारोज अपने दर्शन को, अपने मान्यताओं को अपने मिट्टी में एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए आपको गारो हिल्स क्षेत्र में कई या अनेकों ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जो इसका व्याख्यान करते दिखाई देंगे। There's an interesting story in the Garo mythology about the lightning god Goira and this 7-headed demon boar known as Waxkal Aragondi. This boar was causing rampant destruction to the village crops and the villagers alike. This lightning god Goira decided to hunt down this boar and end its life once and for all. This spot at the edge of the cliff known as Goira Rongjaleng is where this legendary lightning god knelt down, took his aim and shot his arrow at the boar, harming it and hurting it. Till this date, you can see his knee prints right here on this rock. This is Chidamak, which means black pool. This water was once as black as charcoal. According to the Garos, they believed that after cremation, the spirits would wash themselves in this pool before entering the spirit world to cleanse themselves of their sin. And the water was black as a result of the soot left behind by the bodies. These rocks form a part of Memang Melaram, where it was believed by the Garos that the spirits gathered to have their meetings, and these rocks were the stools for the spirits to sit on. ऐसे ढेर सारे स्पॉट्स हैं गारो हिल्स में जो गारो दर्शन को एक्सपीरियंस करवाते हैं। इंटेलेक्ट से, बुद्धि से आप इन स्पॉट्स को समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर अलग डायमेंशन होना पड़ेगा, फिर आप इन स्पोर्ट्स के महत्ता को समझ सकते हैं। गारो जाति को हमारी एकेडमिक्स ऐसे प्रेजेंट करती है। गारो जाति है, इसके नीचे सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स के नाम हैं अबेंग, अवे आटोंग, चिबोक, चिसाक, दुआल, गार, आगांगचिंग, माताबेंग, माची, मेगान और रुगा। सब डिविजन्स का पैरामीटर कहीं ना कहीं लैंग्वेज पर होता है। ये सब डिविजन्स अपने आप को गारो जाति से पहचान करवाते हैं। मेगान समुदाय खासी भाषा बोलती है। ये हायरार्किकल मॉडल है, लैंग्वेज पैरामीटर है। हम गारो जाति को अच्छे तरीके से समझ सकें, इस मॉडल को चेंज करेंगे और इसको सर्कुलर मॉडल में ले जाएंगे। सर्कल के अंदर इन सब डिविजन्स को रख देंगे, सर्कल को संस्कृति से लेवल कर देंगे और सेंटर में गारो दर्शन को रख देंगे, नोरो और मांडे को रख देंगे, जिसको गारो जाति मानती है ओरिजिन है। इस सर्कुलर मॉडल में फिर लैंग्वेज के डिफरेंस परेशानी नहीं करती है। कुछ रीति रिवाजों में इधर उधर का फेरबदल इस मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वे गारोस जो इस संस्कृति को मानते हैं, गारो दर्शन को मानते हैं, नोरो और मांडे को मानते हैं, वह है गारोस। गारोस का कॉपीराइट इनके पास है, वह है स्टेक होल्डर्स। क्योंकि गारो क्रिश्चियन या मुस्लिम गारो दर्शन को नहीं मानता है, नोरो और मांडे को नहीं मानता है, उनका श्रद्धा ही नहीं है, वे स्टेक होल्डर्स नहीं है। फिर इस मॉडल के अनुसार कोई भी व्यक्ति हिंदू हाजोंग या हिंदू राभा, चाहे उसको गारो भाषा आता हो, गारो हिल्स में रहता हो, वो गारो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने आप को नोरो और मांडे का वंशज नहीं मानता है। गारो जाति मृतकों को जलाती है। गारो जाति के बीच ये जो समुदाय है, सबसे बड़ी है आबेंग। आज हमारे पास जो भी जानकारी है गारो जाति के बारे में, एक देवी या देवता का नाम नहीं मिलता है। गारो जाति किस नाम से पुकारती थी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसकी जानकारी होना महत्वपूर्ण है, वो है कुल देवी या कुल देवता का नाम। अंग्रेज जो आए थे, कुल देवी या कुल देवता को एंसेस्टर वर्शिप से डिनोट करते थे। कॉलोनियल फ्रेमवर्क में कुल देवी कुल देवता को एंसेस्टर वर्शिप के दृष्टि से एक्सप्लेन किया जाता था। कोई अगर उत्सुक है ये पता लगाने के लिए कि गारो समाज में कुल देवी या कुल देवता को किस नाम से संबोधित किया जाता है, वो प्रयास कर सकता है और इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पास होनी चाहिए गारो समाज के बारे में, वो है कुल। गारो भाषा में कुल को काचिस कहा जाता है। कुल के नाम है मोमिन, मराक, संगमा, एबांग, आरेंग और सिरा। ब्याह शादी में कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। हमारे मॉडल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
अब गारो समाज को कुल के सर्कल के अंदर डाला जाता है। आउटर रिंग संस्कृति है, मिडिल रिंग कुल का है और डीप सेंटर में गारो दर्शन देवी देवताओं का रिंग है। आखिर में हम माचोंग को समझते हैं। गारो समाज में माचोंग क्या है? माचोंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही एक गारो अपना माचोंग बताता है, वो अपनी माँ की तरफ से अपनी वंशावली को ट्रेस बैक करता है और रूट ग्रैंडमदर या कॉमन एंसेस्टर से रिलेट करता है। अब तक आम भारतवासियों को गारो जाति के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हो गई होगी, पर दुर्भाग्य यह है वे गारो नहीं रहे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। गारो जाति पूरी तौर पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ना गारो दर्शन है और ना वे लोग हैं जो नोरो और मंडे को अपना पूर्वज मानते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, गारो जाति डेड हो चुकी है, इसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि गारो दर्शन के फॉलोवर्स नहीं रहे। गारो जाति को समझने के लिए हमें म्यूजियम या आर्काइव का सहारा लेना पड़ता है। जब पूरी जाति ही म्यूजियम में आ गई हो, फिर आप और हम बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, थ्योरी बना सकते हैं, डायसेक्ट कर सकते हैं, चाय की चुस्की लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट यह है, सिर्फ 100 इयर्स के टाइम पीरियड में गारो जाति का नामो निशान गायब हो चुका है। वे गारोस जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, वे अपने समाज के फ्रिंज में हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, जू की तरह एक लिमिटेड एरिया तक सीमित कर दिया गया है। यूट्यूब में कई वीडियोस मिल जाएंगे, उन गारोस को दिखाया जाता है जो अपने मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जहां पर चर्च का पादरी वंगला उत्सव का शुभारंभ इस प्रकार से कर रहा होता है। ये 2014 बांग्लादेश का वीडियो है। ये कुछ गलतफहमियां हैं जो लोगों के बीच गारो जाति के बारे में पाया जाता है। यहाँ तक कि कई गारोज इसका समर्थन भी करते हैं। पहला, गारोज वेर हेड हंटर्स, दे वेर सेवेजेस। कोई अगर ये मानता है गारोज वेर सेवेजेस एंड वेर हेड हंटर्स, उनका कहने का ये मतलब है गारो जाति जानवर है। ये कुछ नहीं, कॉलोनियल एरा प्रोपेगेंडा है, मिथ है। अंग्रेज जो आए थे पूर्वोत्तर भारत में, उनके कार्यों को अगर हम पढ़ते हैं, 3 चीजें कॉमन है। पहला स्लेव्स, दूसरा हेड हंटर्स और तीसरा हिंदुइज्म को ना समझ पाना। चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये प्रोपेगेंडा नहीं है और ये सच्चाई है। हेड हंटिंग की जानकारी पड़ोस में रह रहे जातियों के पास तो होनी चाहिए, पर ऐसी कुछ जानकारी मिलती नहीं है। ऐसे मिथ्स और प्रोपेगेंडा मेंटेन किए जाते हैं, इससे चर्च की लेजिटिमेसी बढ़ती है। मैसेज ये होता है, पहले तुम जानवर थे, हमने सिविलाइज किया है। प्लेफेयर की 1909 में छपी बुक द गारोस को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा है। पहला, इन द ओल्ड हेड हंटिंग डेज ए डांस वाज इनॉग्रेटेड आफ्टर ए सक्सेसफुल रेड। दूसरा, इट वाज नॉट अंटिल 1876 दैट द लास्ट ट्रेस ऑफ द हेड हंटिंग प्रोक्लिविटीज ऑफ द गारोस डिसअपीयर्ड। तीसरा, इफ क्वेश्चनड ऑन द सब्जेक्ट, Garos deny that head hunting was common to all of their tribe and assert that it was confined to the Machi division, but I am convinced that in most villages in the hills, skulls were to be found, for it does not seem to be possible that the numerous raids we read of were committed by a small section of the tribe who inhabited very heart of the country. प्लेफेयर ने अपने आंखों से हेड हंटिंग देखा ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है गारोस को पता चल गया था अंग्रेज आने वाले हैं, उससे पहले हेड हंटिंग कल्चर छोड़ दिया। पूर्वोत्तर भारत में क्रिश्चियनिटी आई कैसे, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, देख सकते हैं। अगर आप कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ोगे, हेड हंटिंग का विषय किसी चैप्टर में सेक्शन का टॉपिक बनता था। हेड हंटिंग एक मिथ है, प्रोपेगेंडा है। दूसरा, गारो जाति का धर्म क्या था, एनिमिज्म, सांसारिक या हिंदुइज्म। जैसे कि वीडियो के आरंभ में बताया गया है, गारो दर्शन को एनिमिज्म कहना इंसल्ट है। 2 प्रकार के लोग गारोस को एनिमिज्म कहते हैं। पहला, जिसका एजेंडा है, वो स्ट्रेटजी के तहत कहता है, और दूसरा, वो जिसको कुछ नहीं पता होता है वो कहता है। सांसारिक क्या है? गारो जाति द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म को सांसारिक कहा जाता है, पर क्योंकि सांसारिक प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनके फॉलोवर्स नहीं रहे, सांसारिक के बारे में बात किया जाए ये फिर एकेडमिक एक्सरसाइज या डिस्कशन बनकर रह जाता है, गॉसिपिंग हो जाता है।
संसारिक को सीन में लाना ये भी एक स्ट्रेटजी है। एक गोली दो शिकार। पहला, वे गारोस जो चिंतित हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर, उनको जाति का रिलीजन बताकर शांत कर दिया जाता है, वे खुश और शांत हो जाते हैं। दूसरा, जाति का रिलीजन बताकर हिंदूज को दूर रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। हिंदुइज्म अलाउ करती है आप मार्केट में रिलीजियस आइडियाज लेकर आए हैं, इसलिए भारतवर्ष में इतने डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज हैं, चाहे वो सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो या खासी जाति का नियम खासी धर्म हो। यह सब धार्मिक फैमिली में आते हैं। कंडीशंस कुछ हैं। मार्केट में आप हिस्ट्री सेंट्रिक आइडियाज, ट्रूथ क्लेम करने वाले आइडियाज और प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते। ये हर एक मार्केट में होता है। इंटरनेट में आप मेलवेयर प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट के फंडामेंटल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हिस्ट्री सेंट्रिक आइडियाज हैं, ट्रूथ क्लेम करती है, मार्केट में फ्री एंट्री नहीं दे सकते। हिंदुइज्म के बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं गारो जाति का क्या धर्म था, पहले ये समझना होगा वो क्या चीज है। बलूचिस्तान में रह रहा हिंदू और केरला में रह रहा हिंदू और मणिपुर में रह रहा हिंदू में क्या समानताएं हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों के पूजा पाठ, जीवन का संचालन पूरी तरीके से भिन्न है। कुछ फंडामेंटल्स वैसे बहुत हैं, इन तीनों के बीच समान है, वो है कर्म का सिद्धांत, पूर्ण जन्म और टाइम का कंसेप्ट। इन सब सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम गारो जाति को देखते हैं, फिर तो गारो जाति 100% हिंदू जाति रही थी, अब नहीं है, अब ये क्रिश्चियन जाति है। 1909 में छपी पुस्तक द गारोस को फिर से पढ़ते हैं। पेज 80 इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। They believe in the existence in man of a spirit which after death wends its way to an appointed place, there to dwell for a period of time before being reincarnated. A certain conception of punishment and reward hereafter is not wanting in their beliefs, for sin in one life affects the form of incarnation in the next. The lowest form of reincarnation is that in the shape of insects and plants. The next highest is in the shape of animals and birds, and then that in human form. The greatest reward for a virtuous life is to be born into the same motherhood as before. आज के गारोस के पूर्वज ये मानते थे कि उनके कर्म के अनुसार ही उनका जन्म निर्धारित होता है। कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, पौधे भी बन सकते हैं, जानवर और चिड़िया भी बन सकते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनका जन्म मानव जाति में होता है। भाग्यशाली वो है जिनका जन्म सेम मोचांग में जन्म लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ आज के गारोस का कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए उनका मानव जाति में जन्म हुआ है। ये सब सिद्धांत किसका है? ये सब हिंदुइज्म का है। ऑर्गेनिक आइडियाज हो, मिट्टी से जुड़ी आइडियाज हो, हिंदुइज्म बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि गारो जाति जिन परिवेश में रहती है वहां जंगल की संस्कृति रही है, और कौन जंगल को समझ सकता है जितना हिंदुइज्म। इसलिए हिंदुइज्म को फॉरेस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, वहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को डेजर्ट रिलीजन बोला जाता है। और एक जानकारी यहाँ दर्शकों को होना आवश्यक है। कई बार ये देखा गया है, ये अक्सर बताया जाता है कि आज जिस स्टेज में गारो जाति है ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी ग्रहण किया था। ये अलग बात है कौन किस स्टेज में है। गारो जाति कहाँ है? एक हिंदू के दृष्टि से गारो जाति अपनी अंतिम सांस ले रही है और वे म्यूजियम में है। अक्षरों का ज्ञान गारो समाज के बीच क्रिश्चियनिटी ने दी। कहने का मतलब है गारो मस्तिष्क को क्रिश्चियनिटी ने एक्सपांड किया। उनसे पहले अनपढ़ गवार थे। चलिए समझते हैं गारो मस्तिष्क किस लेवल में था। ये नंबर्स हैं 1 to 10 तक। 1 को गारो भाषा में सा बोला जाता है, 2 को ग्नी, 3 को गिताम, 4 को ब्री, 5 को बोंगा, 6 को डोक, 7 को सिनई, 8 को चैत, 9 को स्कू, 10 को चिकिंग या चिकुंग, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। 11 को चिसा बोला जाता है, 12 को चिगनी, 13 को चिगिताम, वहीं 14 को चिब्री। ध्यान से टेबल को देखिए, कुछ सीक्वेंस है और लॉजिक भी दिख रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं 15 को गारो भाषा में क्या बोला जाता है। प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार नंबरों का नाम दिया जा रहा है। बेस 10 का ची साउंड लिया जाता है, उसके बाद यूनिक प्लेस का शब्द लिया जाता है। इस एक्सरसाइज का अभिप्राय यह है, प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं है, पर गारो जाति यूज कर रही थी। मजे की बात तो यह है, जब नंबरों का प्लेस वैल्यू सिस्टम अरब्स के थ्रू भारत से यूरोप पहुंची, चर्च नंबरों को डीमन समझ रहे थे। आज हम चेकबुक में अमाउंट लिखते हैं,
फिर हम अमाउंट को वर्ड में लिखते हैं, इसका कारण चर्च का वो डर है। So Indian arithmetic was transmitted. Europeans themselves abandoned their native Roman system. In 10th century, Christian Europe imported Indian arithmetic from Cordoba, and where it had reached from Baghdad, Beit al-Hikmah, where Al-Khwarizmi wrote the Hisab al-Hind based on Indian texts. So in the first attempt, Europeans failed to understand Indian arithmetic. And they understood zero, but not the efficient arithmetic of place value system and algorithm. So this is Pope Sylvester's Abacus Ephesus from 976. You can see there is a blank space. So he understood zero, but he made an abacus. That itself is a huge mistake. Because an abacus is very inefficient, and so he didn't understand what Indian arithmetic was all about. Okay, so it was again imported by Florence, via Africa, by Fibonacci. And Fibonacci, I don't know, there's always some confusion how the Italian names are pronounced. So Florentine merchants understood the comparative advantage of efficient arithmetic for commerce, but they were puzzled by zero. So as that's clear from the very name, it comes from ziffer, and cipher, which means mysterious code. And so Florence passed a law against zero in the 13th century. It did. We still follow it. So because Roman numerals are additive. See, you have 12, so you have 10 plus 1 plus 1. It's additive. X plus I plus I. And that's not true with the place value system. So you see, if you write a contract, what happens is at the end of the contract, you can put large number of zeros, and you can inflate the contract. And so Florentine merchants said that is something very mysterious. It has no value, and it adds any amount of value to the preceding number. So they said, if you write it, you must also put it in words. We still follow it. That's our law still. Right? Florence passed a law against zero. अब सवाल ये पैदा होता है, क्या गारोज अपने पुराने धर्म और दर्शन को ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? इसका प्रयास गारोज को करना होगा, क्योंकि गारो एक हिंदू जाति रही है। पड़ोस में रह रहे हिंदू जातियों को इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना होगा। गारो दर्शन और संस्कृति पर शोध करना होगा, हमारे कॉलोनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा नहीं, बल्कि पारंपरिक स्कॉलर्स के द्वारा ये कार्य करना होगा। वे गारोज जो चिंतित हैं और सोच विचार करते हैं, उनको अपने समाज को बताना होगा। वे गारोज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पूर्ण जन्म लिया है, और अगर वे चाहते हैं अगले जन्म में गारो परिवार में जन्म हो, माचोंग में जन्म हो, उनको अपना कर्म सही करना होगा, रिजुविनेट करना होगा। और वे टूरिस्ट जो पूरे भारतवर्ष से गारो हिल्स जाते हैं, उनको गारो दर्शन, मान्यताएं, विश्वास, हिस्ट्री, समाज के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। और ये वीडियो इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। जानकार चिंतित हैं गारो समाज के भविष्य को लेकर, यहाँ तक कि चर्च भी चिंतित है, पर उनकी चिंता अलग है, इसलिए उनका सॉल्यूशन भी अलग है। सिर्फ 100 साल पहले एक गारो जब दूसरे गारो से मिलता था, नाम नहीं पूछता था, बल्कि कुल यानी काटचीज के बारे में पूछता था। पर आज के दिन एक गारो दूसरे गारो से डिनोमिनेशन पूछता है। कितना डिफरेंस आ गया है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज के दिन चर्च के नुमाइंदे ये बोल रहे हैं, The Garos have lost many of their ancient cultural practices and religious values which they inherited from their forefathers. At the same time, it was cautioned that the loss of culture and religious values was not the failure of Christianity per se, but the way missionaries understood the church in their time, the way they communicated the faith to the people, and the way of worship practiced in the institutional church. किसी को अगर इतना ग्लानि और दुख है, फिर उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इस वीडियो में हमने ओरिजिन के द्वारा गारो दर्शन को समझने की कोशिश की। फिर हमने गारो समाज का ताना बाना भी टच किया। इसमें हमने सर्कुलर मॉडल यूज किया। फिर हमने कुछ आम क्वेश्चंस या यूं कहें मिथ्स एंड प्रोपेगेंडा को भी टच किया। इतनी जानकारी एक आम भारतवासी को होना चाहिए गारो जाति के बारे में। फिर आप पूर्वोत्तर भारत को समझ सकते हैं, जटिलताओं को समझ सकते हैं। इतना तो कहना पड़ेगा, एक वीडियो काफी नहीं है गारो संस्कृति समाज को समझने के लिए, पर इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं।